हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम निरंतर आप लोगों के सामने क्लास ला रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हमने आधा भाग विद्युत रसायन में पढ़ लिया था। आधा भाग आज हम क्लास आपके सामने लेकर आए हुए हैं। फिजिक्स की लगातार निरंतर आप वीडियो पढ़ेंगे, आप लोग चिंता ना करिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री की निरंतर वीडियो पढ़नी है और ऑर्गेनिक भाग केमिस्ट्री का 4 घंटे की मैराथन क्लास को 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और उम्मीद रही आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम लगातार आपको ऑर्गेनिक भाग 3 से 4 दिन के अंदर पूर्ण रूप से 3 से 4 घंटे क्लास लगा के समापन करा देंगे एकदम बढ़िया ढंग से। चिंता ना करिए, बस आप लोग मेहनत करिए। जितना आप लोग मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। जैसा कि हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर, और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव से पहले हल्की सी एक कहानी में ट्विस्ट समझ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो मैंने बोला था जितना मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट है लिखाते हुए चलेंगे, से समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोड। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोते हैं, मान लिया जिंक धातु है, जिंक धातु की छड़ है, जिंक के ही विलयन में डुबोना है। कॉपर धातु की छड़ है, कॉपर के ही विलयन में डुबोना है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोते हैं तो उस छड़ पर विलयन के विपरीत आवेश आ जाता है। उस छड़ पर क्या होगा, विलयन के विपरीत आवेश आ जाता। अगर विलयन हमारा धनात्मक है, छड़ ऋणावेश होगी। विलयन हमारा ऋणावेश है, छड़ धनावेशित हो जाएगी, यानी विलयन के विपरीत क्या आ जाएगा, आवेश। तो इस छड़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। यानी छड़ उसी के विलयन में डुबोइए, आवेश आ जाएगा किसके विरुद्ध, छड़ किसके विरुद्ध, विलयन के विरुद्ध, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड। लेकिन हमें बेटा इलेक्ट्रोड नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। किसको पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या परिभाषा देंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोते हैं। मान लिया यहाँ पर एक पात्र लिया और एक पात्र में हमने क्या किया, छड़ डाली। ये धातु की छड़ है और धातु की छड़ को हमने क्या किया, उसी के विलयन में डाल दिया। धातु की छड़ को हमने क्या किया, उसी के विलयन में डाल दिया। तो होगा क्या, धातु की छड़ पर इस विलयन के विरुद्ध, यहां पर ये क्या है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। अब यहां पर क्या होगा, विलयन के विरुद्ध इस छड़ पर आवेश आ जाएगा। विलयन के विरुद्ध इस छड़ पर आवेश आ जाएगा तो विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य कौन उत्पन्न हो जाएगा, विभव। भाई जब आवेश आएगा तो आवेश के कारण छड़ और विलयन के मध्य में कौन उत्पन्न हो जाता है, विभव। और इसी विभव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अब आप पूछोगे, कंफ्यूज हो गए, भाई इस छड़ पे आवेश कैसा आएगा। तो आवेश इस पे या तो धन आ सकता है या ऋण आवेश। क्लियर। तो इस छड़ पे कैसा आवेश आ सकता है, या तो धन आवेश आ सकता है या ऋण आवेश आ सकता है। क्लियर। तो आपसे इलेक्ट्रोड की परिभाषा, उम्मीद है कि इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा समझ में आई होगी। क्या लिखना है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोते हैं तो उस छड़ पर विलयन के विरुद्ध, विलयन के विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके कारण विलयन और छड़ के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। परिभाषा लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को, किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में, उसी के विलयन में डुबो देते हैं, उसी के विलयन में डुबो देते हैं, तो उस छड़ पर विलयन के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस
जिसके कारण क्षण तथा विलयन के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर? जिसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड की निर्भरता। भाई एक इलेक्ट्रोड किन किन पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रोड की निर्भरता। पहला भाई इलेक्ट्रोड की निर्भरता में पहले हम देखेंगे विलयन की सांद्रता। पहला निर्भर किस पे करेगा? विलयन की सांद्रता पे। भाई विलयन हमने कैसा लिया है? क्षण पर कैसा आवेश आएगा? नंबर 1 पहला विलयन की सांद्रता पर, यानी इलेक्ट्रोड को किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक इलेक्ट्रोड किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। दूसरा भाई हमने धातु कैसी प्रकृति की ली है? भाई कैसा आवेश आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, धातु की प्रकृति पर। तीसरा हमने जो विद्युत अपघट्य लिया है, इस विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। भाई इस विद्युत अपघट्य की प्रकृति भी निर्भर करेगी। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। भाई विद्युत अपघट्य हमने कैसा लिया है? चौथा ताप तथा दाब की परिस्थिति पर। ताप तथा दाब की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। क्लियर? तो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव को किन किन कारकों पे निर्भर कर रहा है वो बेटा ये रहे। तो इलेक्ट्रोड विभव की कहानी हो चुकी है। इसके बाद हमसे जो परिभाषा पूछी जाती है वह पूछी जाती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक के लिए कुछ कंडीशन होती है, पहले यहां पर नोट करिए, इसको नोट करिएगा इसको। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक मतलब स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड, कोई भी चीज अपने आप में स्टैंडर्ड कैसे होगी? भाई कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खासियत होगी तभी स्टैंडर्ड होगी। तो मानक के लिए ध्यान रखना कुछ कंडीशन होती है। यह इलेक्ट्रोड विभव मानक कैसे बन गया? तो मानक के लिए बेटा कुछ कंडीशन होती है कि सांद्रता कैसे होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए। सांद्रता कैसे होनी चाहिए? इकाई। कोई भी अर्धशैल अभिक्रिया करा रहे हो, अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त जो सांद्रता होगी, आयनों की जो सांद्रता होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? इकाई। भाई तापमान, ये तो सांद्रता की बात हो गई। अगर बात करेंगे तापमान की तो तापमान 25 डिग्री सी होना चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सी। और जो दाब होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडल। आपको कहीं पर भी अगर शब्द ये मानक दिखाई दे जाए तो ये कहानी समझना है। इस कहानी के अनुसार आप लोग बेटा परिभाषा देंगे। तो क्या है परिभाषा? यदि किसी अर्धशैल अभिक्रिया में, अर्धशैल अभिक्रिया में, अब अर्धशैल कैसे होगा? भाई ऑक्सीकरण हो सकता है या अपचयन हो सकता है। इलेक्ट्रोड विभव बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार से बनेंगे? 2। एक तो ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन। तो किसी अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त, किसी अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त जो सांद्रता होगी, सांद्रता कैसी हो? प्रयुक्त सभी आयनों की जो सांद्रता है, सभी आयनों की जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए? इकाई। तथा तापमान 25 डिग्री सी और दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। परिभाषा लिखेंगे यदि
अर्धशैल अवक्रिया में प्रयुक्त, अर्धशैल अवक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई कॉमा दाब कॉमा तापमान 25 डिग्री सी तथा वायुमंडल दाब तथा दाब एक वायुमंडल हो तथा दाब एक वायुमंडल हो, दाब कितना हो, एक वायुमंडल हो, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, E0 से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव सदैव कैसा माना जाता है, अपचयन विभव माना जाता है। अपचयन विभव माना जाता है जब तक यह न बताया गया हो, यह न बताया गया हो कि यह कैसा है, ऑक्सीकरण विभव है। तो यहां पर ध्यान रखना, हमेशा क्या बताया, हमेशा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव को कैसा मानेंगे, अपचयन विभव। कैसा मानेंगे, अपचयन विभव माना जाएगा जब तक ये ना बताया जाएगा कि भैया यह कैसा है, यह ऑक्सीकरण विभव है। अगर ये नहीं बताया गया तो कैसा माना जाएगा, हमारा अपचयन विभव। क्लियर। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। भाई कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से। कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार से होगा, दो। एक ऑक्सीकरण विभव और दूसरा अपचयन विभव। नंबर एक, पहला ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। अब ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, जब इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष कैसा हो जाता है, ऋणात्मक, अर्थात एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य। तो यह विभव क्या कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव। जब इलेक्ट्रोड, भाई कौन, जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष कैसा हो जाता है, विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित होता है, अर्थात किसका कार्य करता है भाई, एनोड। एनोड का कार्य करता है। तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव। मान लिया एक मेटल है, एक धातु है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। किसका त्याग करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी भैया, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, आप बोलोगे प्लस। भाई मेरे पास 2 रुपए है, जब तक मैं त्यागूंगा नहीं, मेरे पास कोई चार्ज नहीं है। मैंने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया,
और जब इलेक्ट्रॉनों का भाई त्याग करेंगे तो मेरे ऊपर चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? मैं बोलूंगा मेरे पास ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? मैं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हूं। भाई ऐसे m धातु कितने इलेक्ट्रॉन, मान लिया n m धातु है तो भाई n इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस। मान लिया एक m धातु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी? आप बोलोगे मान लिया n, 1 2 3, तो भाई इस पे चार्ज भी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 1 2 3 मतलब n, कुछ भी हो सकता है। भाई ये किसका कार्य कर रहा है? इसका मैंने किया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और ये किसका काम करेगा? तो आप बोलोगे भाई ये एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एनोड का। क्लियर? दूसरा है अपचयन विभव। दूसरा कौन है? अपचयन विभव। अब भाई अपचयन विभव की कहानी क्या है? जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष कैसा होता है? धनावेश होता है, अर्थात कैथोड का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो लिखेंगे जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष कैसा होता है? धनात्मक होता है। इलेक्ट्रोड भाई जो छड़ है आपने विलयन के अंदर डुबोई है, उस छड़ की बात कर रहा हूं। जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है अर्थात कैथोड का कार्य करता है तो यह विभव क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा अपचयन विभव। भाई कैसे? भाई इलेक्ट्रॉन बेटा, भाई यहां पर धातु पे चार्ज कैसा है? प्लस। धातु पे चार्ज कैसा है? प्लस। अब यहां पर मैंने बोला ना इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष कैसा होगा? धनात्मक। छड़ है, इलेक्ट्रोड धनात्मक है, इलेक्ट्रॉनों को भाई ग्रहण करेगी और क्या बन जाएगी? फिर से m। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया फिर से प्लस m। कितने बेटा प्लस है? बोलोगे n। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? बोला आपने n। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या होता है? अपचयन। कहां होता है भाई? क्यों, क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे ये तो कैथोड बन गया। ये क्या बन गया? कैथोड। सिंपल। जिसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या कहलाया? एनोड। जिसका अपचयन किया मतलब क्या कहलाया? कैथोड। क्लियर? तो ये कहानी आप लोग नोट करिए, नोट करिएगा, इसको नोट करो। इसके बाद बेटा कुछ आगे की कहानी समझने वाले हैं और डैनियल सेल के अंदर हम यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ने वाले डैनियल सेल को, लेकिन इससे पहले की कहानी समझते हैं। उसके बाद फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके बाद तब हमारे यहाँ पर आ जाएंगे प्राथमिक द्वितीयक सेल के बारे में, फिर बैटरियां पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ से टॉपिक आपके इंटरेस्टिंग है, चिंता ना करिए, बस आप लोग चीजों को समझते रहिए। बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल। भाई क्या है रासायनिक सेल? तो भाई विद्युत रासायनिक सेल क्या करेगा? यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? आप बोलोगे रासायनिक ऊर्जा बदलेगी भाई किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर बदलेगी? विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को बदल दिया जाता है किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, एक का ऑक्सीडेशन, एक का अपचयन। क्लियर? तो लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है।
कर देते हैं। गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब ऑक्सीकरण वाला भी होना चाहिए और अपचयन वाला भी होना चाहिए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं संपन्न होती है। क्लियर? तो ये रहा बेटा किसकी बात हो गई, गैल्वेनिक सेल। इसका उदाहरण है डैनियल सेल। लेकिन इससे पहले हम कुछ तथ्य पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के। गैल्वेनिक सेल के भाई ये गैल्वेनिक सेल को हम बनाएंगे कैसे, पता तो होना चाहिए कि भाई ये गैल्वेनिक सेल को हम बनाएं कैसे। तो गैल्वेनिक सेल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बेटा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, नंबर 1, पहला क्या है, नंबर 1, जो गैल्वेनिक सेल में उच्च विभव वाले का क्या होता, उच्च विभव वाले को एनोड तथा कम विभव वाले को क्या बोला जाएगा, कैथोड कहा जाएगा। गैल्वेनिक सेल में जिसका विभव उच्च होता है एनोड, जिसका विभव निम्न होगा क्या कहलाएगा, कैथोड। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में उच्च या अधिक विभव, अधिक विभव वाले इलेक्ट्रोड को एनोड तथा कम विभव वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाएगा, आप बोलोगे उच्च वाले को एनोड बोला गया तो कम विभव वाले को कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कैथोड कहा जाता है। तो पहली कहानी क्या समझी भैया, जिसको विभव उच्च है उसे क्या बोलेंगे, उसे तो एनोड बोलेंगे, और जिसका विभव कम हो तो है उसे क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे भाई कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनोड का, एनोड, एनोड का क्या होगा, एनोड का ऑक्सीकरण होता है, एनोड का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जब एनोड का ऑक्सीकरण होगा अर्थात इलेक्ट्रोड कैसा होगा, इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा। एनोड कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक। जबकि कैथोड विभव का, जो कैथोड वाले विभव का, कैथोड का क्या होता है, अपचयन होता है, होता है, अर्थात इलेक्ट्रोड, भाई इलेक्ट्रोड जब भाई इसका अपचयन होगा, कैथोड वाले का अपचयन होगा तो उसे क्या माना जाएगा, उस इलेक्ट्रोड को कैसा माना जाएगा, इलेक्ट्रोड कैसा माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा, धनात्मक होगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, गैल्वेनिक सेल में जो बाह्य परपथ में इलेक्ट्रॉन, गैल्वेनिक सेल में बाह्य परपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, एनोड से किधर जाएंगे, कैथोड की ओर, और आंतरिक परपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से किधर जाएंगे, एनोड की ओर। क्लियर। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ में, किसमें, बाह्य परपथ में, कहां से किधर जाएंगे, आप बोलोगे एनोड से कैथोड की ओर तथा
आंतरिक परपथ में इलेक्ट्रॉन, आंतरिक परपथ में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, कैथोड से एनोड की ओर गति करते हैं। क्लियर? ये कहानी हो गई बेटा एक गैल्वेनिक सेल बनाने की। पॉइंट याद होना चाहिए, तभी आप गैल्वेनिक सेल को बना पाओगे, नहीं तो आप गलतियां करोगे। अब हम समझेंगे बड़े आसानी से भाई डैनियल सेल कैसे बनाया जाएगा, किसका ऑक्सीकरण करना है, किसका अपचयन करना है, किस तरीके से दो अलग अलग छड़ों को उन्हीं के विलयन में डुबोया जाता है, किस तरीके से हम लवण सेतु का कार्य करेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। नोट करिए पहले इसको बेटा, नोट करेंगे। आप समझने वाले हैं बेटा डैनियल सेल को। क्लियर? ये डैनियल सेल हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम उसी को तभी समझ पाएंगे जब हमें ये टॉपिक क्लियर होगा, कैसे हम डैनियल सेल को बनाएंगे। देखो सबसे पहले आप बेटा डैनियल सेल जो बना होता है वह है जिससे जिंक और प्लस कॉपर, इनसे। देखो यहां पर क्या करना, हम दो पात्र लेंगे। कितना पात्र लेंगे? दो पात्र, इस तरीके से। एक पात्र के अंदर हमने डाली जिंक की छड़। किसकी छड़ डालेंगे? जिंक की छड़। यहां पर ये ले लिया बेटा हमने किसकी छड़, ये है हमारी जिंक की छड़। और जब भाई जिंक की छड़ है उसी के विलयन में डुबोएंगे, तो भाई यहां पर जो विद्युत अपघट्ट लिया हुआ है वह कौन लिया हुआ है? आप बोलोगे ZnSO4। ZnSO4 का ये क्या हमारा विलयन। क्लियर? जिस धातु की छड़ है उसी के विलयन में डुबोएंगे, जिस धातु की छड़ है उसी के विलयन में डुबोएंगे। ठीक है? ऐसे यहां पर अब अगली वाली छड़ बेटा कौन सी लेंगे? दूसरी लेंगे बेटा कॉपर की। ये रही कॉपर की छड़। अब जब ये कॉपर की छड़ है तो भाई किसके विलयन में डुबोएंगे? भाई उसी के विलयन में डुबोएंगे। किस में डुबोएंगे? उसी के विलयन में डुबोएंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन है ये। कहानी कुछ इस तरीके से कि भाई जिस धातु की छड़ ली उसी के विलयन में डुबो दिया। अब क्या करना है, यहां पर इसे जोड़ देंगे एक गैल्वेनोमीटर द्वारा। भाई बैटरी सेल से ना जोड़ दियो, क्योंकि हमें धारा को उत्पन्न करना है, धारा को उत्पन्न करना है, और गैल्वेनोमीटर धारा मापी क्या करेगा? धारा को बताएगा। क्लियर? यहां से इस तरीके से हमने इसमें ये क्या लगा दिया, ये हमारा है धारा मापी। धारा मापी। अब करना कैसे, किस तरीके से ये कार्य करेगा? अब चूंकि आप लोग को हम पढ़ाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है, जिंक कैसा है? कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कॉपर की तुलना में कैसा है? अधिक क्रियाशील है। क्लियर? और इसका जो विभव होता है वह विभव कैसा होता है? उच्च होता है। किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। क्लियर? तो यहां पर जो जिंक है, अब जिंक क्या करेगी? तो यहां पर जब जिंक का विभव ज्यादा है तो इसका, तो ये कौन होगा? तो ये हमारा बनेगा एनोड। कौन बनेगा? एनोड। कॉपर का विभव कम है इसलिए ये क्या बनेगा? कैथोड। एनोड का क्या होता है? एनोड वाले का होता है ऑक्सीकरण। और कैसा होता है इस पे आवेश? ऋण आवेश। ऐसे हमने बताया। कैथोड वाले का क्या होगा? तो आप बोलोगे अपचयन। क्या बोलोगे? अपचयन। और जिसका अपचयन होगा ये वाली छड़ कौन सी बनेगी? ये वाली छड़ बोलेंगे आप बनेगी प्लस की। तो ये प्लस वाली छड़ और ये माइनस वाली छड़। अब कैसे क्रिया संपन्न? देखो सबसे पहले क्या होगा? एनोड पर, यहां पर इस सेल के अंदर, इसके अंदर देखेंगे, इस अर्ध सेल के अंदर देखो जिंक है। क्या है ये हमारा? जिंक। जिंक भाई एनोड है, एनोड की छड़ है ये। तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। कितने? भाई एक जिंक पे दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी तो इस पे चार्ज आ जाएगा। किस पे? जिंक पे। कितना? प्लस। 2 प्लस। और जब तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही कौन उत्पन्न होती है? धारा। ठीक है?
तो जिंक ने भाई कहानी स्टार्ट कर दी अपनी। क्या कर दी कि जिंक की छड़ पे ऋणावेश था, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन चले किधर, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन चले माइनस से प्लस की ओर। किधर चलेंगे, माइनस से प्लस की ओर। फिर क्या बोलोगे, तो जिंक की छड़ थी, जिंक की छड़ अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है और Zn2+ कहां गिर रहा है, विलयन के अंदर जाके। Zn2+ कहां बन रहा है, जाके विलयन के अंदर। बात सही है। देखो छड़ पे ऋणावेश, विलयन पर कैसा आ गया, धनावेश आ गया। कॉपर भाई साहब क्या करेंगे, तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ है ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब बात करेंगे कॉपर पे, इस वाले कॉपर सल्फेट का विलयन था, कॉपर सल्फेट का विलयन टूटेगा Cu+SO4, इस पे 2 माइनस और कॉपर पे 2+। तो कॉपर सल्फेट का विलयन SO4 तो रहेगा विलयन के अंदर कितने चार्ज के साथ, माइनस के साथ, तभी बेटा इस छड़ पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। ठीक है। तो कॉपर भाई साहब क्या करेंगे, कॉपर भाई साहब वेलकम करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनका और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना लेंगे, कॉपर। तो Cu2+ आयन सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त हो रहे हैं, SO4 2- विलयन के अंदर रह जा रहा है और Cu2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करके क्या बना ले रहा है, कॉपर। क्या बना ले रहा है, कॉपर। अब क्या होगा भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, Zn2+ विलयन के अंदर गिरता रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब लगातार बेटा यहां से निकलते रहेंगे, ये छड़ से जब लगातार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस छड़ में कमी आएगी, नहीं आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। क्यों भैया, एक स्थिति जाके ऐसी हुई है कि जहां से इलेक्ट्रॉन एक समय SO1 भाई इलेक्ट्रॉन इससे बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब छड़ गल गल कर Zn2+ के रूप में कहां गिर रही है, विलयन के अंदर। उधर दूसरी ओर क्या कर रहा है, कॉपर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर करके, कॉपर सल्फेट से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, कॉपर सल्फेट से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए और कहां एक कॉपर बना, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, जे वाले जिंक वाले 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बन गया, कॉपर बनता चला जा रहा है। और ये छड़ कॉपर की कैसी होती जा रही, मोटी होती जा रही। क्यों, क्योंकि भाई इस पे कॉपर एकत्रित होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कॉपर Cu2+ ने, कॉपर बन गया एकत्रित। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरी छड़ कहां गिर जाएगी, विलयन के अंदर, और कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर की छड़ कैसी हो जाएगी, मोटी, और यहां पर सेल काम करना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, धारा का प्रवाह रुक जाएगा और सेल काम करना बंद हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब इसके लिए कुछ कहानी चाहिए भाई। अगर इलेक्ट्रॉनों को, अगर ये सेल हमें लंबे समय तक काम में लाने हैं तो इसका लिए कुछ ना कुछ तो उपयोग करना होगा। तो क्या करना होगा, तो इसके लिए भाई क्या कर रहे हैं हम, एक भाई इलेक्ट्रॉन और लगातार ये काम कब करता रहेगा, लगातार ये धारा कब तक प्रवाहित करता रहेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहे तो इसके लिए हम एक लगा रहे हैं लवण सेतु। क्या ले रहे हैं, लवण सेतु। यहां पर इसके अंदर हम इसको दोनों विलयनों के अंदर यू आकार की एक नली होती है और इसके अंदर डाल दे रहे हैं, लवण सेतु को डाल दिया। ये कौन है, लवण सेतु। अब इसके इस रूप में, लवण सेतु के रूप में आप किसे ले सकते हो, आप KCl ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, क्लियर। और किसकी उपस्थिति ले सकते हैं, यहां पर जिलेटिन, जिलेटिन अथवा अगार, अगार के साथ। तो होगा क्या, होगा ये भाई K पे प्लस है, K पे कहानी प्लस की है और Cl पे कहानी कैसी है, माइनस की। तो यहां पर होगा क्या कि ये K+ किधर जाएगा, किस ओर जाएगा, आप बोलोगे माइनस वाले विलयन की ओर। और माइनस वाला विलयन कौन है, आप बोलोगे ये SO4 2-। तो ये K+ चला किधर, SO4 2- की ओर, और यहां पर Cl- किधर चले, तो आप बोलोगे जिंक की ओर, और धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा भाई, हम अभिक्रिया देख रहे हैं कि आपने एनोड पे अभिक्रिया कौन सी करी, तो एनोड पे हुआ है जिंक का ऑक्सीडेशन। क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग और क्या बन गया, आप बोलोगे Zn2+। ऐसे ही कैथोड पर क्या हुआ है, तो कैथोड पर थे कॉपर Cu2+, कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu2+ मुक्त हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ग्रहण, और इसका क्या किया हमने, अपचयन।
तो ये क्या बन गया, Cu। क्लियर। अब आपसे पूछे भैया संपूर्ण अभिक्रिया तो बता दो, तो लिखेंगे कुल अभिक्रिया। कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया क्या हुई कि भैया तीर से पहले 2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो होगा क्या, तो यहां पर Zn प्लस Cu2 प्लस, तीर के बाद Zn2 प्लस, और प्लस में क्या हो गया Cu। क्लियर। तो अब इस चित्र के बारे में थोड़ा सा हम लिख लें। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, जिंक को और कॉपर को हमने उन्हीं के विलयन में डुबोया, और हमने क्या किया, जब उनके विलयन में डुबो दिया और इसे हमने किससे जोड़ दिया, एक धारा मापी से जोड़ दिया। क्लियर। और इन दोनों विलयनों में हम एक यू, उल्टे यू आकार के हमने क्या किया, नली को डुबो देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। क्लियर। तो इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख लें, ठीक है, नोट करिए तुम तक, इसको लिख लें इसको बेटा। इसके बाद बेटा हमने क्या लिखा है, इसके बारे में समझ लो क्या लिखा है। डैनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में 2 प्रकार के विलयन कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्रयुक्त किए जाते हैं। दोनों विलयनों को यू आकार, दोनों विलयनों का संपर्क यू आकार की नली द्वारा करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, लवण सेतु। इसकी सहायता से 2 अर्ध सेलों को जोड़कर क्या कर लिया जाता है, एक पूर्ण सेल बना लिया जाता है, और डैनियल सेल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, कुछ इस तरीके से। तो आपको उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। अभी बेटा इसका हम सोच रहे हैं एक पार्ट और बना लेने, क्योंकि अभी टॉपिक हमारे पास बहुत कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि बैटरियां पूरी बची हुई हैं। ठीक है, तो चिंता ना करिए, बस आप लोग मेहनत करिए। जितना आप लोग मेहनत करेंगे रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं हम एक लेक्चर और बना लेंगे इसका, तो थोड़ा थोड़ा करके हम बेटा इसको टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। अगले लेक्चर में ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे।